हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी करने वाले हैं और साथ में नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बीच का डिफरेंस देखने वाले हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ पर लिखी हुई है? आर्टिकल 360 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन इम्पोज करेंगे? प्रेसिडेंट इम्पोज करेंगे जब उनकी सेटिस्फेक्शन होगी। 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये बोला गया था जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन होगी वो फाइनल होगी और वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू होगी। इस सेटिस्फेक्शन पर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया कि ये जो सेटिस्फेक्शन होगी उस पर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जाएगी? जो इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो डेंजर में हो, या कोई इंडिया का कोई पार्ट जिसमें क्रेडिट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, या पूरे इंडिया में। इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ओके, इसकी अप्रूवल देखते हैं। इसको पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, दोनों हाउस के थ्रू अप्रूव करवाना होगा विद इन 2 मंथ बाय सिंपल मेजोरिटी। सेम जब हमने लास्ट वीडियो में स्टेट इमरजेंसी करी, प्रेसिडेंट रूल किया, तब भी हमने यही चीज़ देखी थी कि स्टेट इमरजेंसी को भी अप्रूव करवाने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है और 2 महीने के अंदर उसको अप्रूव करवाना होता है। इस वीडियो से पहले हम नेशनल इमरजेंसी कर चुके हैं और स्टेट इमरजेंसी कर चुके हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसकी ड्यूरेशन क्या होगी। ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए लगाई जाएगी। जब तक प्रेसिडेंट इसको रिवोक ना कर दे तब तक ये लगी रहेगी। और जब अगर एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो बार बार हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि हमने नेशनल और स्टेट इमरजेंसी में देखा था कि हर 6 महीने में पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा नहीं है। एक बार जब इमरजेंसी लग गई तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए लगी रहेगी। प्रेसिडेंट उसको रिवोक ना कर दे तब तक वो लगी रहेगी। ठीक है, और इसका कोई मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ कि सिर्फ 1 साल तक लगा सकते हैं या 3 साल तक लगा सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टेट इमरजेंसी में देखा था। जो स्टेट इमरजेंसी है उसको हम 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं और मैक्सिमम जब कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है तो उसको 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा कोई पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है, और इसको रिवोक कौन करेंगे? प्रेसिडेंट रिवोक करेंगे एट एनी टाइम। इसमें भी हमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आगे देखते हैं। अप्रूवल के टाइम सेम वही चीज़, अगर प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर दी और उसी ड्यूरेशन में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या लोकसभा सेशन में नहीं होती, तब तक हम राज्यसभा से उसको अप्रूव करवा देंगे। जब लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी या वो सेशन में आएगी तो उसको विद इन 30 डेज उसको अप्रूव करना होगा। ठीक है, जब उसकी फर्स्ट सीटिंग होगी उससे लेकर 30 डेज तक उसको अप्रूव करना ही होगा इमरजेंसी को, अदरवाइज वो अप्रूव नहीं मानी जाएगी। ओके, अब इसके इफेक्ट देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के। इस वक्त जो सेंटर होता है वो स्टेट को बोल सकता है कि आपके स्टेट में कोई भी स्टेट ऑफिसर हो या यूनियन ऑफिसर हो, आप उनकी सैलरी को रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी पर भी इफेक्ट आता है। ठीक है, अदरवाइज एक बार जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी डिसाइड कर दी गई उसको हम डिसएडवांटेज पर नहीं लेके जा सकते एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी पर भी इफेक्ट आएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसी तरह यूपीएससी पूछ लेगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी पर क्या इफेक्ट होता है। ओके, और प्रेसिडेंट रिड्यूस कर सकते हैं यूनियन ऑफिसर की सैलरीज भी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी भी। अब तक हमारी कंट्री में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ओके, सो ये छोटा सा अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी का पार्ट था। अब हम डिफरेंसेस देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बीच का डिफरेंस देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाएगा उसके लिए क्या ग्राउंड होंगे? या तो वॉर की सिचुएशन हो, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या आर्म रेबेलियन हो। और स्टेट इमरजेंसी को लगाने का क्या ग्राउंड होगा? हम आर्टिकल 355 का सहारा लेंगे। 355 क्या कहता है कि सेंटर की ड्यूटी होती है कि जो स्टेट हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के साथ साथ काम करे। अगर ऐसा होता है कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के साथ काम नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में हम अंडर आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। दैट इज़ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का ग्राउंड क्या है कि भाई जो हमारी इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो रिस्क पर है। नेशनल इमरजेंसी को इंडेफिनिट टाइम के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन हर बार 6 महीने के बाद अप्रूव करवाना होगा। ये हम डिटेल में कवर कर चुके हैं नेशनल इमरजेंसी वाली वीडियो में। स्टेट इमरजेंसी में क्या है कि अगर एक बार हमने स्टेट इमरजेंसी लगा दी
तो वो 1 साल तक कंटिन्यू करेगी। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि उस स्टेट में ऑलरेडी या तो नेशनल इमरजेंसी लगी होगी या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल दे कि अभी इस वक्त इलेक्शन करवाने पॉसिबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में स्टेट इमरजेंसी 3 साल तक हो जाएगा। बट नॉर्मली 1 साल तक ही हम स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट था। और जब भी हम स्टेट इमरजेंसी को एक्सटेंड करेंगे तो हर बार पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होगी हर 6 महीने में। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी का देखते हैं। ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए लगा सकते हैं और इसके लिए हमें रिपीटेड पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए होती है। ओके, अब नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल देखते हैं। इसको दोनों हाउस से पास करवाना होता है विद इन 1 मंथ और स्पेशल मेजोरिटी के साथ। वहीं स्टेट इमरजेंसी को सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करवाना होता है दोनों हाउस से एंड विद इन 2 मंथ। सेम फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना होता है दोनों हाउस की और विद इन 2 मंथ। अब हम इसका रिवोक देखते हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा। प्रेसिडेंट किसी भी टाइम इसको रिवोक कर सकते हैं या फिर इसको लोकसभा क्या करे, एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि अब हम नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये जो रेजोल्यूशन होगा उसको कैसे पास किया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। ठीक है, और जब भी लोकसभा उसको डिसअप्रूव करेगी तो इसके 1/10 मेंबर उस रेजोल्यूशन पर साइन करके देंगे एंड ये नोटिस किसको दिया जाएगा, स्पीकर को। और अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो किसको दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को। जब प्रेसिडेंट को दिया जाएगा तो प्रेसिडेंट एक स्पेशल मीटिंग बुलाएंगे विद इन 14 डेज। ओके, तो नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करवाने में लोकसभा का भी रोल होता है। ओके, वही हम स्टेट इमरजेंसी को देखते हैं। प्रेसिडेंट किसी भी टाइम इसको रिवोक कर सकते हैं और इसके अंदर लोकसभा का कोई भी रोल नहीं होता है और ना ही कोई पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है उसको रिवोक करने के लिए। इसको प्रेसिडेंट किसी भी टाइम कर सकते हैं रिवोक। सेम फाइनेंशियल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट किसी भी टाइम रिवोक कर सकते हैं, इसमें भी लोकसभा की कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए होती है रिवोक करने में। आगे देखते हैं नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो हमारे फंडामेंटल राइट अफेक्टेड होंगे। ये फंडामेंटल राइट वाला पार्ट हम डिटेल में कवर कर चुके हैं नेशनल इमरजेंसी वाली वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। एक बार मैं यहाँ आपको क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। अंडर आर्टिकल 358 ये कहा जाता है जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, कौन से ग्राउंड पर, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर, तो उस वक्त ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इमरजेंसी लगेगी इन 2 ग्राउंड पर। ओके, बट अगर हम नेशनल इमरजेंसी आर्म रेबेलियन के ग्राउंड पर लगा रहे हैं तो उस वक्त आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, और अंडर आर्टिकल 359 बाकी के जो राइट होंगे उनको सस्पेंड किया जाएगा एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 20 और 21 किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होंगे। और जब आर्टिकल 359 के अंडर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाएगा तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकालेंगे, उसमें बताएंगे कि किन किन फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड कर रहे हैं, कितनी ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर प्रेसिडेंट सेपरेट ऑर्डर निकालता है, लेकिन अंडर आर्टिकल 358 सेपरेट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक ही सस्पेंड हो जाता है और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है और ये ऑटोमेटिक ही वापस से अपने इफेक्ट में आ जाता है। इन दोनों आर्टिकल का डिफरेंस भी हमने नेशनल इमरजेंसी वाली वीडियो में कवर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ओके, आगे देखते हैं स्टेट इमरजेंसी के केस में। स्टेट इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है और ना ही फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट्स पर कोई इफेक्ट आता है। फंडामेंटल राइट पर इफेक्ट सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर आता है। आगे देखते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो कंटिन्यू करेगा और सेम एग्जीक्यूटिव भी, स्टेट का एग्जीक्यूटिव और स्टेट की लेजिस्लेचर दोनों कंटिन्यू करेंगे फंक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ओके, बट इसमें क्या होगा, सेंटर के पास पावर आ जाएगी, कॉन्करेंट पावर आ जाएगी। देखो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्या होता है। जैसे ही इमरजेंसी लगती है तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है और स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो कंटिन्यू करेंगे अपना फंक्शन, लेकिन जो सेंटर है, जो पार्लियामेंट है, उसके पास ओवर राइडिंग पावर आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाएंगी वही चलेगा, हो सकता है जो स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना रखा है वो चल रहा है कंटिन्यू, लेकिन अगर इन दोनों के लॉ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो किसका लॉ माना जाएगा, पार्लियामेंट का लॉ माना जाएगा। ओके, स्टेट इमरजेंसी में देखते हैं, जैसे ही स्टेट इमरजेंसी लगाएंगे प्रेसिडेंट के स्टेट इमरजेंसी लगाते के साथ ही जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सस्पेंड हो जाएगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस हो जाएंगी। ये स्टेप मैंडेटरी है। ठीक है,
अब क्या होता है, अब पार्लियामेंट आती है, पार्लियामेंट क्या करेगी, अप्रूव करेगी। अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है स्टेट इमरजेंसी को, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो भी क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। पहले डिसोल्व नहीं होता है, पहले सिर्फ सस्पेंड होता है। और ये चीज़ भी हम स्टेट इमरजेंसी वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है वो डिसमिस हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाएगा और पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद वो डिसोल्व हो जाएगा। और यहाँ पर प्रेसिडेंट स्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू गवर्नर। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में देखें तो ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं होता कि स्टेट लेजिस्लेचर को हम डिसमिस कर देंगे या स्टेट एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर देंगे। इस तरह का कोई भी प्रोविज़न फाइनेंशियल इमरजेंसी में नहीं है। 7 देखते हैं, नेशनल इमरजेंसी के केस में पार्लियामेंट लॉ बनाएंगी स्टेट लिस्ट पर। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उस पर रूल कौन बनाता है, उस पर लॉ कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव राइट होता है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट है उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, खुद बनाएगी। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि पार्लियामेंट किसी दूसरी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दे पावर की हमारी जगह आप बना लो। नेशनल इमरजेंसी केस में ऐसा नहीं होगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इमरजेंसी के केस में कोई भी डेलीगेशन वाली पावर नहीं होती है, पार्लियामेंट खुद रूल बनाएगी। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। वहीं अगर हम स्टेट इमरजेंसी के टाइम में देखें तो पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर को। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को बोल सकती है, पार्लियामेंट किसी और अदर अथॉरिटी को बोल सकती है कि आप हमारी जगह रूल बनाओ। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना दोनों के बीच में कि नेशनल इमरजेंसी के केस में कोई भी डेलीगेशन नहीं की जाएगी और स्टेट इमरजेंसी के केस में डेलीगेट कर सकती है पार्लियामेंट, पावर खुद भी बना सकती है और किसी अदर अथॉरिटी को भी दे सकती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी केस में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं होता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में बस ये होता है कि जो सैलरी हो गई, जो रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इफेक्ट में आता है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होंगे। एक बार हम इसके क्रिटिसिज्म और देख लेते हैं, वैसे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बट एक बार देख लेते हैं। इमरजेंसी के क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई जो फेडरल करैक्टर होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है और जब भी इमरजेंसी लगती है तो सेंटर के पास या यूनियन के पास ज़्यादा पावर हो जाती है। फेडरल सिस्टम क्या कहता है कि जो फेडरेटिंग यूनिट है, जो यूनियन और स्टेट है, उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जब भी इमरजेंसी लगाई जाएगी तो जो ये फेडरल करैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह यूनिटरी प्रोविजंस आ जाएंगे बिना फॉर्मल अमेंडमेंट के। अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है ऐसा करने के लिए। कभी कभी देखा जाता है कि जब इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट डिक्टेटर की तरह काम करते हैं और इमरजेंसी के लगने पर जो स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उस पर भी इफेक्ट आता है। हमने स्टेट इमरजेंसी वाली वीडियो में ये चीज़ कवर की थी ना कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, तो स्टेट की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उस पर भी इफेक्ट आता है। ये कहा जाता है जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। इससे हमारी जो डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है उस पर इफेक्ट आता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं? एक तो हमें जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो कैबिनेट का रिटन अप्रूवल चाहिए होगी और पहली बार कैबिनेट वर्ड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में यूज़ किया गया था। ठीक है, दूसरा क्या किया गया था इसी एक्ट से, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था तो उसको रिप्लेस करके हमने आर्म रेबिलियन कर दिया। थर्ड देखते हैं, ये कहता है कि जो जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड सिर्फ 2 ही ग्राउंड पर होंगे, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर नेशनल इमरजेंसी थर्ड ग्राउंड पर लगाई जा रही है यानी कि आर्म रेबिलियन पर लगाई जा रही है तो उस केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट चेंज क्या हुआ? पहले नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करवाने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती थी, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से उसको स्पेशल मेजोरिटी कर दिया गया। नेक्स्ट, पहले नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करवाने के लिए 2 महीने चाहिए होते थे, लेकिन अब हमें 1 महीने के अंदर ही उसको अप्रूव करवाना होगा। नेक्स्ट क्या चेंज हुआ? जब भी हम नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड करेंगे, 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो हर बार पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए होगी। ठीक है, और एक्सटेंड करते करते हम उसको इंडेफिनिट टाइम के लिए लगा सकते हैं इमरजेंसी को, लेकिन हर बार 6 महीने के बाद अप्रूवल चाहिए होगी। नेक्स्ट क्या चेंज किया गया कि जो आर्टिकल 20 होगा और आर्टिकल 21 होगा उसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अब आप मुझे बताओगे कमेंट में कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किस चीज़ से डील करता है, ये आपका होमवर्क है।
एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या चेंजेस किए गए कि जब भी इमरजेंसी लगाई जाएगी तो उसका एक्सटेंड बता दिया कि कहाँ तक लगाई जाएगी। वो पूरे इंडिया पर भी लगाई जा सकती है या इंडिया के किसी पार्ट पर भी लगाई जा सकती है। अब ये थोड़ी ना कि अगर एक्स स्टेट है कोई, उस पर कोई डेंजर आ गया तो हम पूरे ही इंडिया पर लगाएं इमरजेंसी। सिर्फ हम एक्स स्टेट पर और उससे रिलेटेड कोई स्टेट होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है तो उसके साथ वाले स्टेट पर भी हम लगा सकते हैं इमरजेंसी, बट ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे इंडिया में इमरजेंसी लगाएं। 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, उसमें बोला गया है जो नेशनल इमरजेंसी होगी वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रहेगी, उस पर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इस प्रोविज़न को 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट किया गया और बोला गया कि नहीं, नेशनल इमरजेंसी पर भी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होगा। लेकिन किस केस में एप्लीकेबल होगा? अगर नेशनल इमरजेंसी किसी मेलेफिक रीज़न से लगाई जा रही है, कोर्ट उस चीज़ को रिव्यू कर सकती है कि ये इमरजेंसी लगी है वो जेन्युइन है या नहीं है। ओके, सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इनका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो से पहले हमने नेशनल इमरजेंसी कवर कर ली, स्टेट इमरजेंसी कवर कर ली डिटेल में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज कवर कर ली है। आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। कोई भी डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।